स्टूडेंट्स, आज का हमारे अकाउंट्स का टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसका हम थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों पार्ट करेंगे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। गुडविल सबसे पहले होते क्या है? गुडविल Goodwill is an intangible asset associated with the purchase of one company by another. Specifically, goodwill is recorded in a situation in which purchase price is higher than sum of the fair value of all visible assets and intangible assets purchased in the acquisition and liabilities assumed in the process, and the value of company's brand name, solid customer base, goodwill, customer relations, good employees relations represent some example of goodwill. एक इंटेंजिबल एसेट है कंपनी, यानी कंपनी की जिसे हम देख नहीं सकते, और स्पेसिफिकली हम इसे किस चीज़ से रिलेट करते हैं, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को परचेज कर लेती है। ठीक है, दूसरी कंपनी को परचेज करना, उसको हायर कर लेना, तो दैट मीन्स फिर उससे उसकी जो गुडविल है वो बढ़ जाती है। तो स्पेसिफिकली इसमें इसी को लेके चला जाता है कि जैसे एक कंपनी है वो दूसरी को टेक ओवर कर ले, तो वो उस कंपनी को टेक ओवर कर रही है जिसका अपने अर्लियर टाइम्स में बहुत नेम और फेम था। तो इसी तरह से जो कंपनी डूब रही होती है तो उसका नाम खत्म हो जाता है। जब वो दो मर्ज हो जाती हैं तो फिर ऑटोमेटिकली हम उसी कंपनी को टेक ओवर करते हैं या रनिंग में लाते हैं, या तो हमारी कंपनी बहुत अच्छी है तो जो वीक है उसे करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से स्पेसिफिकली एक दूसरी कंपनी के साथ मर्ज होना या उसे हायर कर लेना, तो इसमें गुडविल का पार्ट आता है। दूसरा है कि अगर जो ये वाला सेकंड पॉइंट है, ये कि अगर कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर नहीं करती या दूसरी कंपनी को परचेज नहीं करती, तो बेसिकली उसमें क्या होगा, कंपनी का जो खुद का अपना ब्रांड नेम है, उसके कस्टमर का जो एक रेगुलरिटी है, उसकी उनकी डीलिंग्स है, कस्टमर बेस, बेसिकली कस्टमर्स के साथ अच्छे रिलेशंस बनाना, एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छे रिलेशन, कुछ इस तरह के एग्जांपल्स होते हैं कि जब कंपनी को किसी और की नीड नहीं पड़ती अपने गुडविल को बनाने के लिए। ठीक है, तो वो अपने अपने परफॉर्मेंस से, अपने ब्रांड नेम से, अपने कस्टमर रिलेशन से, अपने लिंक्स के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ उसे बहुत अच्छा बना लेती है। तो ये भी एक पार्ट है उसका गुडविल का। तो दो तरह से हम इसको लेके चल रहे हैं। अब एक कंपनी ऐसी है जिसका अपने एम्प्लॉयज़ के साथ ऐसा नहीं है, लेकिन वो बस परचेजेस परचेजेस करती जा रही हैं कंपनीज को, तो उनका इंटरनल की तरफ जो है वो एक्सटर्नल में ध्यान होता है, बाहर ध्यान होता है। और कुछ कंपनीज ऐसी होती है इनको नीड ही नहीं पड़ती, उनकी सेल परचेज बहुत अच्छी हो रही होती है, तो उसमें फिर वो अपने काम की तरफ ही ध्यान देना और उसकी गुडविल वैसे ही बन जाती है। आप उसके अपने काम में हुनर हो, आपका खुद का एक ब्रांड बहुत अच्छा बिक रहा है, आपको आप वैसे उसे बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं, अपने बिजनेस को संभाल पा रहे हैं, तो वो तब भी आपकी जो है वो गुडविल कंपनी की बन जाती है। फिर आते हैं सेकंड इस पॉइंट पे, गुडविल मीनिंग इन अकाउंटिंग। इसका मीनिंग होता क्या है? Goodwill arises when a company acquires another entire business. The amount of goodwill minus ये आता कैसे है? The amount of goodwill is the cost to purchase of business minus the fair market value of tangible assets. The intangible assets that can be identified and the liabilities obtained in the purchase. गुडविल क्या है? जब एक कंपनी एक्वायर करती है दूसरी कंपनी का सारे का सारा बिजनेस, और इसको कैलकुलेट कैसे करना है, इसमें एक फॉर्मूला बताया है। द अमाउंट ऑफ टोटल इज द कॉस्ट टू परचेज ऑफ बिजनेस, इसमें से माइनस करेंगे उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, जितने भी इंटेंजिबल एसेट्स की हैं, और जितने भी लाइबिलिटीज दैट आर ऑब्टेन्ड इन द परचेज, उस टाइम के दौरान जितनी आपकी लाइबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं, उसको हम प्रैक्टिकल वे में बहुत अच्छे से समझेंगे जब हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद है हाउ टू कैलकुलेट गुडविल। To calculate goodwill, we should take the purchase price of company and subtract the fair market value of identifiable assets and liabilities.
तो ये इसका कैलकुलेशन का मेथड है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको हम प्रैक्टिकल में करेंगे कैलकुलेट करने के लिए। उसके बाद आता है सेकंड, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसकी वैल्यूएशन कैसे निकालनी है, जैसे कि हमने अभी फॉर्मूला डिस्कस किया, पी उसका परचेज प्राइस, और इसमें से माइनस कर देंगे एसेट्स और लाइबिलिटीज। इनको जब हम ऐड करके उसके परचेज प्राइस में से लेस करते हैं तो आपकी जो है वो गुडविल निकल आती है। अब इसमें पी क्या है, परचेज प्राइस ऑफ टारगेट कंपनी जिसको आपने परचेज करना है। ए क्या है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स, और एल क्या है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज। इनको कंबाइन करके हमने इसमें से इसे लेस कर देना है। उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ गुडविल पे, कितने तरह की होती हैं। पहला क्या है, परचेज्ड। इसको जब हमने जब हमने इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ी थी तब हमने इसमें देखा था कि जो गुडविल है हम इसको दो तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक, जब अब आप इसको दूसरी कंपनी को परचेज कर रहे होते हैं वो, और दूसरा जो आपकी अपनी होती है। इसको थोड़ा सा अभी और प्रिसाइजली पढ़ें पॉइंट्स के साथ। परचेज्ड, फर्स्ट पॉइंट, नाम से ही आइडेंटिफाई हो रहा है, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ के फिर इसको डिस्कस करते हैं। परचेज्ड, purchased goodwill is the difference between value paid for an enterprise as a going concern and the sum of its assets less the sum of its liabilities. That means ये परचेज वाला कौन सा आएगा जो हमारा इसमें सेट बैठता है, ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालने के लिए। ठीक, दिस वन, कि आपने क्या किया, परचेज गुडविल इज द डिफरेंस बिटवीन जो आप वैल्यू पे कर रहे हो उस एंटरप्राइज की एज अ गोइंग कंसर्न एंड द सम ऑफ इट्स एसेट एंड लाइबिलिटीज, दो तरह की। और दूसरा क्या है, इनहेरेंट, इट इज द वैल्यू ऑफ बिजनेस इन एक्सेस ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ separable net assets, and it is referred to as internally generated goodwill, and it is arises over a period of time due to the good reputation of business. इसमें आपको कुछ कैलकुलेशन करने की नीड नहीं होती बेसिकली। ये क्या है, वैल्यू ऑफ अ बिजनेस in excess of the fair value of its separable net assets, यानी कि जो उसकी कंपनी की अपनी गुडविल है जो उसने खुद जनरेट की हुई है, उसकी अपनी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए जो कंपनी की बाकी कंपनियों की जो उसके कंपटीशन में है, उसकी जो पोजीशन है, उनकी जो फेयर वैल्यू है उससे ज़्यादा। तो दैट मीन्स इसमें आपको कोई फॉर्मूला नहीं कैलकुलेट करना होता, तो ये उसकी इंटरनल होती है। एक एग्जाम्पल इसमें लिया हुआ है, if you are selling an outstanding product or providing excellent services consistently, and there is a lot of chances that goodwill raise quicker. अगर आपका प्रोडक्ट सेलिंग बहुत अच्छा है, आपके कस्टमर रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, एक उसमें कंसिस्टेंसी बनी हुई है, कंटिन्यूटी बनी हुई है, तो उसमें कंपनी को किसी को टेक ओवर करने की नीड ही नहीं है। उसका इंटरनली बहुत अच्छा है कि उसे एक्सटर्नल किसी चीज़ों पे डिपेंड होने की नीड ही नहीं पड़ती। तो दैट्स वाई ये इनहेरेंट में आपका आ गया कि जिसमें कंपनी की गुडविल इस तरह से मेंटेन होती है। नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। अब ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारी गुडविल को अफेक्ट करती हैं। फर्स्ट पॉइंट, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। Better quality of product will raise the sales and the profits, which will increase the value of goodwill. अगर आप अपने प्रोडक्ट में क्वालिटी रख रहे हैं, ओके, अब एक बार आपसे कस्टमर वो ले गया, अभी चलो हम इसमें कस्टमर की ना बात करके अगर आप एक कंपनी चला रहे हैं उसी की बात करें। अब कंपनी है, आप उस चीज़ की प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर आप उसमें क्वालिटी नहीं रखेंगे तो आपके पास दोबारा वो पर्सनस डीलिंग नहीं करेंगे, आपसे परचेज नहीं करेंगे। तो इसीलिए आपने अपने प्रोडक्ट में क्वालिटी रखनी होती है, चाहे वो बिजनेस के व्यू पॉइंट से लें, चाहे वो होलसेलर, रिटेलर, मर्चेंट, कोई भी हो, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी मैटर करती है।
इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आपकी गुडविल पे पड़ता है। जितना बेटर आप क्वालिटी रखेंगे उतना इंक्रीज आपका गुडविल रहेगा। सेकंड, efficiency of management. A well-handled interest normally enjoys the merit of more cost efficiency and productivity, which will increase the value of goodwill. बड़े ध्यान से देखेंगे इस पॉइंट को। अगर आपके मैनेजमेंट में बहुत एफिशिएंसी है, दैट मीन्स a well-handled interest normally enjoys the merit of more cost efficiency. जो चीज़ें बहुत वेल हैंडल्ड एक अच्छे तरीके से होल्ड करके पूरे इंटरेस्ट के साथ अगर आप उसको काम करते हैं तो आप उसको उस काम को बहुत अच्छे से एंजॉय करके करते हैं। तो इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है काम करने की, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और आपकी वैल्यू भी इधर से गुडविल की इंक्रीज हो जाती है। तो ये किस पे इम्पैक्ट पड़ता है? आपके मैनेजमेंट पे। तो आपके मैनेजमेंट के काम करने की जो एफिशिएंसी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट, very important point, that is location. The better location will attract more customers, resulting in an increase in sales and profits, which in turn will result in an increase in the value of goodwill. अब जहाँ पे आपकी कंपनी, आपका कोई भी सेटअप लगा हुआ है, जहाँ से आपकी डीलिंग होती है, पब्लिक डीलिंग होती है, अब आपकी वो लोकेशन अगर प्रॉपर सेट है, उसका गुडविल पे बहुत फर्क पड़ता है। अब जहाँ पे आपकी कंपनी में वॉक इन बहुत है, पब्लिक एरिया है, आना जाना लगा हुआ है, तो दैट मीन्स इट विल ऑटोमेटिकली रेज योर गुडविल। अब या फिर आपका प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, आपको सप्लाई के लिए इतने लोग भेजने पड़ रहे हैं जगह जगह पे, लेकिन आपका लोकेशन ऐसी जगह पे है जहाँ पे लोगों को कन्वीनियंट ही नहीं है विजिट करना, तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमारे गुडविल पे भी पड़ता है। तो दैट इज लोकेशन, इट मैटर्स किस जगह पे वो है। जहाँ ये उस जगह पे आपकी होनी चाहिए जहाँ पे, जिस जगह को लोग अच्छे से जानते हैं, क्योंकि जहाँ पे उस जहाँ पे उस जगह का नाम होगा, लोग पहचानेंगे उसे, तो साथ ही साथ आपकी कंपनी का भी उधर से नाम हो जाता है। नेक्स्ट इज मार्केट कंडीशन. The monopoly situations or the limited competition facilitates the concern to earn more gains, which leads to the more value of goodwill. अब मार्केट कंडीशन क्या, बेसिकली ये भी आपकी इम्पैक्ट डालती है कंपनी के गुडविल पे, कि जो आपका कंपटीशन है मार्केट में वो कितना लिमिटेड है। अगर आपका कंपटीशन बहुत है, जैसे आपकी अपने कंपटीटर्स के साथ नहीं बनती, तो आपकी गुडविल पे उतना फर्क पड़ता है। तो आपका कम से कम कंपटीशन होना चाहिए। अगर आप की कंपनी जो है एक सेम ब्रांड का प्रोडक्शन कर रही है, ओके, सेम प्रोडक्ट, और वही उसी का प्रोडक्शन दूसरी कंपनी कर रही है, उसी का और भी दो चार सेटअप आपके आसपास लगे हुए हैं, द थिंग इज कि आप बजाय उनके कंपटीशन करने के अपने उन पार्टीज के साथ, आप उनके साथ एक बहुत अच्छा बैलेंस्ड एक कन्वर्सेशन रखें, एक बहुत अच्छा लिंक रखें, कि आपका मार्केट में लिमिटेड कन्वर्सेशन हो। तो क्योंकि जितने आपके कंपटीटर्स या आपके क्रिटिसाइज करने वाले बढ़ेंगे, उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आपकी कंपनी की गुडविल पे पड़ता है। तो इस चीज़ का मैनेजमेंट को बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कंपनी के जो क्रिटिसिज्म फैक्टर्स हैं वो उनके कंपटीटर्स के साथ बिल्कुल भी ना हो। नेक्स्ट इज access to supplies. If a firm has a better access to supplies or assured supply of inputs, then it enjoys a better reputation than others and higher goodwill. अभी एक कंपनी जो अपना प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है, अगर उसके पास सप्लाईज की बहुत एक अच्छी कन्वेंस है, उनको सहूलियत है कस्टमर्स तक पहुंचाने की या अपने डीलर्स तक उन चीज़ों का सप्लाई करने की, इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। अब सपोज आपने जो स्टॉक है, माल है, उसे तैयार करके रखा, और उधर से आप डीलर्स को बोल रहे हैं कि नहीं हमारे पास तो कुछ ऐसा नहीं है, आप आके ले जाओ, तो उधर से उनके पास भी कन्वीनियंस वो नहीं है। तो अगर आप एक बहुत अच्छा सेटअप लगा रहे हैं, क्वालिटी दे रहे हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ता है कि जो हमारा कस्टमर है, हमारे डीलर्स हैं, उनके साथ बहुत अच्छा एक उनको ईज पे रखें, बहुत ईज पे उन्हें रखा जाना चाहिए, जिससे कि आपकी गुडविल बनी रहती है। दैट मीन्स एक बिजनेस में सिर्फ एक सेल और परचेज करना ही रिक्वायर्ड नहीं होता, आप किस वे में उसे काम कर रहे हैं। ओके, आपका नेचर कितना अच्छा है, आप एथिकली चीज़ों को कितना सोच रहे हैं, आप उनको मोरल सपोर्ट कितना कर रहे हैं, तो वो चीज़ें थोड़ी सी एक इमोशनल लेवल पे आके भी देखी जाती हैं, बिकॉज गुडविल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर मॉरल फैक्टर्स, योर इमोशनल फैक्टर्स। तो खाली पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं होता, पैसा भी सभी कमा रहे हैं, लेकिन गुडविल और नाम कमाना बहुत जरूरी होता है।
आपका पैसा कभी भी डूब जाए, लेकिन अगर आपकी गुडविल बहुत अच्छी है, आप उसको फिर से कमा सकते हैं। आप इस चीज़ के ऊपर गुडविल जो है हमारे इस पॉइंट पे बहुत हेल्पफुल फैक्टर रहता है कि आपका जो जो दो चीज़ें हैं बेसिकली हमारे प्रोडक्ट की, वो साइमल्टेनियसली चलें। इधर से हम लोग अर्निंग कर रहे हैं, हम लोगों का प्रॉफिटिज्म बहुत अच्छा है, और साइड बाय साइड एक ओनर का अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने सभी स्टाफ के साथ, अपने डीलर्स के साथ, पब्लिक के साथ उनका डीलिंग बहुत अच्छा है। तो दोनों चीज़ें बिल्कुल पैरेलल चलती हैं। नेक्स्ट इज स्पेशल एडवांटेजेस। If a firm enjoys special advantages like patents, trademark, brand name, or other exclusive benefit, then the firm enjoys a higher value of goodwill. अब स्पेशल एडवांटेजेस में क्या आता है कि जो एक फर्म है वो अपने काम को करने के अलावा जो अदर सोर्सेज पे ध्यान देती है, जैसे उसका कोई ट्रेडमार्क है, अगर आप कोई चीज़ परचेज करते हैं तो आपने देखा होगा उसको ऊपर ना एक ट्रेडमार्क लगा होता है जिससे उसकी पहचान होती है। तो वो अपने काम के अलावा तो और भी चीज़ों के ऊपर बहुत ध्यान दे रही है कि उसकी जो उसका ब्रांड है उसकी फ़ोटो कैसे दिखनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, किसी से रिलेट करनी चाहिए ताकि लोगों को याद रहे। तो वो भी एक नेम और फेम से जुड़ी होनी चाहिए। और एक प्रोडक्ट को सेल परचेज़ करने के अलावा एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स क्या होते हैं? जो उस काम करने के अलावा एक्सक्लूडिंग, यानी कि उसके अलावा आप एक कस्टमर या डीलर को सपोर्ट करते हैं, उसको देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एक्सक्लूसिव बेनिफिट। तो एक स्पेशल एडवांटेजेस भी आप अपने डीलर को लेके चल रहे हैं, तो इसका गुडविल पे बहुत ही एक हायर इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है इसको हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के सेकंड पार्ट में करेंगे। आज का जो हमारा है वो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। जो हमने थ्योरेटिकल पार्ट इसका थोड़ा सा डिस्कस किया, अभी थोड़ा सा और रहता है प्रैक्टिकल पार्ट के साथ, इसको हम सेकेंड क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी ये वाले जो नोट्स हैं, ये जो हम लोगों ने डिज़ाइन किए हुए हैं, इसका जो पीडीएफ है ये आपको गूगल क्लासरूम में मिल जाएगा। जैसे ही हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है, ये एज इट इज़ नोट्स जैसे मैंने ये बनाए हैं आपको मैं क्लासरूम में प्रोवाइड कर दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।